हम्म चलो तो कॉस्ट शीट के अब आगे के क्वेश्चन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 4 तक हम पहुंच गए थे, ठीक है, थर्ड हो गया था। फोर्थ में आते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन फोर्थ का है। देखो ये और अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे। देखो क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको कॉस्ट शीट क्या बनानी है, मंथ की बनानी है, ठीक है, बना लेंगे। फिर अब देखो पॉइंट वाइज बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला पॉइंट बोलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब। देखो सबसे बढ़िया चीज़ ओपनिंग स्टॉक किसका होता है। देखो मैंने बताया था थोड़े समय पहले, वीडियो पहले, कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सामान हो, 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। मतलब सबसे पहले वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये लो रॉ मटेरियल होता है। उससे फिर वो डब्ल्यू बनता है और डब्ल्यू से फिनिश गुड्स बन जाता है। तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सबका होता है। रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, डब्ल्यू का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये तो क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब। अरे ये कौन सी नई चीज़ आ गई। जॉब मतलब वो नौकरी वाला जॉब नहीं है जहाँ पे आप जॉब करते हो सैलरी मिलता है। जॉब मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोई भी टास्क। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जॉब कॉस्टिंग एक अलग से चैप्टर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग में सबसे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, एक बिजनेस एग्जांपल है, ठीक है। जो आपका फ्लेक्स एंड प्रिंटिंग वर्क जो होता है ना, जो शादी का कार्ड प्रिंट करते हैं, विजिटिंग कार्ड, कोई भी टाइप का कार्ड हो, ठीक है, विजिटिंग कार्ड लिख देता हूँ। या जो फ्लेक्स प्रिंट करवाते हैं, बैनर प्रिंट करवाते हैं, जो बड़े बड़े बैनर होते हैं ना, कोचिंग के बाहर लगे होते हैं बच्चों के, हमारे बाहर भी लगा है, सबके कोचिंग के बाहर लगा होता है। विजिटिंग कार्ड बनवाना है, शादी का कार्ड बनवाना है, ठीक है, कुछ भी। तो ये पता है, ये टाइप इस ये जो बिजनेस है ये जॉब कॉस्टिंग में आता है। क्यों, ऐसा क्या है इस बिजनेस में, इस बिजनेस में यूनिक क्या है। तो होता क्या है इसमें, देखो कहीं भी सामान पहले से बन के रेडी नहीं होता है। फ्लैक्स, बैनर, विजिटिंग कार्ड पहले से रेडी थोड़ी होता है। वो तो हम जाएंगे, हम एज अ कस्टमर, हम लोग एज अ कस्टमर जाएंगे शॉप में, बताएंगे कि ऐसा ऐसा डिज़ाइन बनाना है, ये कलर होगा, ये फोटो, जैसे मेरे को कोचिंग का बैनर बनवाना है, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे बैनर लगाना है बाहर। तो भाई बच्चों की फ़ोटो मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, कौन सा कलर होगा बैकग्राउंड में, और मेरे कोचिंग का फ़ोन नंबर, एड्रेस क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, पूरे बैनर का कलर, डिज़ाइन, ये सब मैं बताऊंगा उनको। तब वो बनाना चालू करेंगे, बना के मेरे को देंगे, बोलेंगे 2 दिन बाद आना, बना के रखूंगा। तो ये इसमें है कस्टमाइज्ड। इसमें जो मेन यूनिक बात है वो है कस्टमाइज्ड। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर देख लो, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सब अपने कस्टमाइज्ड वे में बनवाते हैं, अलग अलग तरीके से। जिसको जैसा पसंद है वो अपना अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन से, अपने कलर से बनवाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, 2 बातें मैंने बताई कि एक तो भाई कस्टमर जाएगा पहले, कस्टमर अपने साइड से पहला कदम उठाता है, दुकान में जाता है, और ऐसा नहीं होता कि वो देखेगा अरे वो वाला कार्ड अच्छा लग रहा है, वो वाला बैनर निकाल के दो, ऐसा नहीं होता। वो तो बना के थोड़ी रखेंगे, वो तो आप जाओगे बताओगे तब वो बनाएंगे, और आपके कस्टमाइज्ड वे में बनाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका, इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे आप लोग मान लो घर बनवाए हो, घर या ऑफिस अपना, घर का कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट, मतलब स्ट्रक्चर बन के रेडी है, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, तो आप जाओगे, आप एज अ कस्टमर पहले जाओगे इंटीरियर डिजाइनर के पास, उसको बताओगे कि मेरे को यहाँ पे ये चाहिए या वहाँ पे वो चाहिए, जो फर्नीचर होगा वो इस कलर का होगा, बेड उस कलर का होगा, सीलिंग इस कलर की होगी, फॉल सीलिंग, कोई भी आप बताओगे उनको। वो तो सिर्फ आपको एक आइडिया देंगे, सजेस्ट करेंगे कि देखो ऐसा ऐसा करवा सकते हो। मेन जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका होगा। जब तक आप उनको ऑर्डर नहीं देते वो काम चालू नहीं करेंगे। ऑर्डर दोगे अपने कस्टमाइज्ड वे में, तब वो काम चालू करेंगे, ठीक है। समझ आया, इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं, इस बिजनेस इंडस्ट्री को कहते हैं जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। जहाँ पे कस्टमर अपने हिसाब, इस चीज़ को पर्टिकुलर जॉब कहा जाता है। जैसे मान लो मैं जाऊँगा तो वो एक जॉब है, आप लोग जाओगे दूसरा जॉब है, कोई तीसरा बंदा जाएगा उसका तीसरा जॉब है, ठीक है। जॉब मतलब यहाँ पे नौकरी नहीं, जॉब मतलब वर्क ऑर्डर, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जॉब नंबर, जॉब का मतलब वर्क ऑर्डर, ठीक है। तो आपको उस जॉब का ही ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है एज ऑन 1 मार्च 2022। हाँ मंथ का चल रहा है ना, मंथ का है तो अगर 1 महीने का है, मार्च के महीने का, तो 1 मार्च आपका ओपनिंग होगा, 31 मार्च आपका क्लोजिंग होगा।
तो 1 मार्च के हिसाब से आपको ओपनिंग दिया हुआ है। तो देखो अब क्या क्या दिया हुआ है। 2 जॉब है, देखो मैंने बताया ना जॉब मतलब क्या होता है, वर्क ऑर्डर। तो मेरे पास 2 वर्क ऑर्डर का पहले से ही ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, जॉब नंबर A99 और जॉब नंबर A77। ये दोनों जॉब मैंने पहले से ही चालू कर दिए थे, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से, है ना। मतलब ये इस पर्टिकुलर 2 जॉब में, 2 है ना अलग अलग, 99 और 77, तो इन पर्टिकुलर 2 जॉब में मैंने पहले से ही काम चालू कर दिया था। अभी तो मार्च है ना, मैंने फेब में ही चालू कर दिया था। ओपनिंग स्टॉक है मतलब क्या, पहले से ही फेब से ही उसमें काम चालू हो चुका था, पर खत्म नहीं हुआ है, वो मार्च में इस महीने खत्म होगा, ठीक है। तो फेब में जब मैंने उसको चालू किया होगा, तब मैंने उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा दिया है 80 रुपीज़ का, डायरेक्ट वेजेस लगा दिया है 150 रुपीज़ का, और फैक्ट्री ओवरहेड भी उसमें लग चुका है 200 रुपीज़ का। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, 200 प्लस 150 प्लस 80, तो आता है 430। ये क्या है पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। बिल्कुल, ये WIP का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। ये कोई मटेरियल या फिनिश गुड, मैंने बताया कोई भी सामान 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। रॉ मटेरियल उसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है, WIP उसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो WIP का दिया हुआ है, ठीक है। कैसे पता चला, लिखा है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ जॉब, मतलब पूरा जो जॉब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो वर्क ऑर्डर आप बना रहे हो, फेब में आपने उसको बनाना चालू कर दिया था, तभी तो वो ओपनिंग स्टॉक है 1 मार्च का, है ना। जो पिछले महीने का काम पेंडिंग था आधा बना हुआ, तो वो 1 मार्च को मैं उसको ओपनिंग स्टॉक कहूंगा। तो ये WIP काम चालू हो चुका है ऑलरेडी, खत्म नहीं हुआ है, तो इसको मैं WIP ही तो बोलूंगा ना। जो आधा बना हुआ प्रोसेस है, मतलब उस वर्क ऑर्डर में अभी आधा ही काम हुआ है, आधा इन द सेंस 50% नहीं, वो 40% 60% कितना भी हो सकता है, बस काम चालू हो गया, खत्म नहीं हुआ, बीच में है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया, मटीरियल लगा दिया 80 का, वेजेस लगा दिया 150 का, और फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिया है 200 का। इतना खर्चा उसमें ऑलरेडी लग चुका है पिछले महीने से, ओपनिंग है ना, फेब से लग चुका है। तो 430 क्या है, मैंने आपको क्या बताया, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, याद रखना, ठीक है। इसी में ये लोग यही नहीं पहचान पाएंगे, वो मटेरियल का बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का बोलेंगे, सर ये डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 420। चलो मान लिया कि ये मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, फिर वेजेस का भी ओपनिंग स्टॉक होता है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड का भी ओपनिंग स्टॉक होता है क्या, नहीं होता है। इन तीनों को ऐड करोगे, जैसे चलो जॉब नंबर A77 है, तो उसमें मटेरियल है 420 प्लस वेजेस 450 प्लस ओवरहेड 400, तीनों का टोटल आया 1270। तो दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे जहाँ पे ओपनिंग WIP ऐड होता है, तो ये अमाउंट ऐड करेंगे, ये है आपका WIP का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। समझ आ गया क्या बोल रहे हो, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर आप मटेरियल जान समझोगे, अगर आपको लगता है कि मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है सबसे पहला खर्चा, उसका ही ओपनिंग स्टॉक है। तो फिर बताओ वेजेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या, इम्पॉसिबल। ओवरहेड का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये पूरे जॉब का ओपनिंग स्टॉक है, मतलब WIP का है, क्योंकि आप इसमें काम पहले ही चालू कर चुके हो। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है, जब भी सीक्वेंस में ओपनिंग WIP आएगा तो मैं ये ऐड कर दूंगा। जॉब नंबर 99 का ओपनिंग WIP है 430, और जॉब नंबर 77 का ओपनिंग WIP है 1270, ठीक है। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया, खाली ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बताया, और कुछ नहीं बताया, फर्स्ट पॉइंट बस इतना ही था, ठीक है। आगे आते हैं सेकेंड पॉइंट। तो बोलता है डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। सारे लोग बुक को सही कर लेना, फेब गलत लिखा है, फेब तो पिछला महीना था ना, हम तो करंट ईयर का देखना चाहते हैं, तो मार्च, फेब गलत लिखा हुआ है अगर किसी की बुक में है तो। वैसे तो ये नई बुक है, पता नहीं क्यों इसमें गलती है, फेब को काट के मार्च कर देना, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, भाई ओपनिंग तो पहले से थोड़ा बहुत मटेरियल लग चुका है, जॉब नंबर 99 में 80 का मटेरियल लग चुका है, जॉब नंबर 77 में 420 का मटेरियल लग चुका है। तो वो तो भाई पूरा नहीं हुआ था ना, तभी तो उसको WIP बोल रहे, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि पूरा मटेरियल उसमें लगा नहीं है, पूरा वेजेस पूरा ओवर इस महीने और लगेगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। इस महीने यानी मार्च के महीने में उसमें और मटेरियल भी लगेगा, वेजेस भी लगेगा, ओवरहेड भी लगेगा, तब जाके वो इस महीने कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखो जॉब नंबर 99 में मटेरियल लगा है 120 का, और जॉब 77 में मटेरियल लगा है 280 का। इसके अलावा आपने 2 जॉब और स्टार्ट किए हैं इस महीने, ये जो दिख रहा है ना जॉब नंबर 66 और 55, जिसमें मटेरियल लगा है 225 300 रिस्पेक्टिवली,
तो ये जो दो जॉब्स है 66 और 55 वो अपने इस महीने ही चालू किए हैं। कैसे पता? क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक में नहीं दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट में ओपनिंग स्टॉक में दो ही दिख रहा है, 99 और 77। मतलब वो आप स्टार्टिंग से पहले फेब से चालू करके रखे हो तो वो WIP है। फिर आपने इसमें इस महीने और खर्चा लगाया, 120 और 280 का मटेरियल आपने और लगाया उसके ऊपर, ठीक है। लगा तो 66 और 55 में भी है। हाँ, तो वो दोनों जो जॉब है ना 66 और 55 वो आपने इस महीने ही चालू किया है, ठीक है। तो वो क्लोजिंग WIP में आएगा, खत्म अगर नहीं हुआ है तो। अगर वो इस महीने चालू तो हो गया बट अगर इस महीने खत्म नहीं हुआ तो वो मार्च का क्लोजिंग WIP कहलाएगा, ठीक है। चलो मटेरियल हो गया, आगे आते हैं। मटेरियल के आगे क्या होता है? लेबर होता है। तो वही दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर डिटेल्स फॉर मार्च 2022 वर्क। तो देखो वही चार जॉब्स है। 99 और 77 तो आप पहले से ही चालू किए थे, ओपनिंग यानी फेब से ही वो चालू है। तो इस महीने और हुआ, इस महीने का है, ये सब मार्च के महीने का है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मार्च के महीने में आपने जॉब 99 में 400 घंटा काम कराया और आपने उनको 600 रुपये का पेमेंट किया। हमको तो इससे मतलब है ना, हमको तो कॉस्ट से मतलब है, कॉस्ट आर्ग्स से हमें अभी मतलब नहीं है। अगर मैं अभी कम दिमाग लगाऊं तो मेरे को तो क्या है, कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट में जो अमाउंट मैंने पे किया है 600 रुपये, बस उसको दिखा दूंगा। जॉब नंबर 77 में सिमिलरली 200 घंटे काम हुए हैं, तो अभी देखा जाए तो उसका कोई काम नहीं है। और अमाउंट कितना पे किया है मैंने लेबर को 450, तो मेरे को तो इससे इसका काम है, मैं 450 दिखाऊंगा। सिमिलरली 66 और 55 जो आपने इस महीने चालू किया है उसमें 675 300 घंटा काम हुआ है, 675 का पेमेंट। और जॉब 55 में 100 घंटे काम हुआ है और 225 का पेमेंट हुआ है, ठीक है। समझ आया? ये आपका लेबर भी हो गया। इसके आगे आता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब्स ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आर रेट विच इज 2 रुपीज पर लेबर आर। बहुत अच्छी लाइन बोला है, इतनी अच्छी लाइन बोला है कि ये चैप्टर आगे का है अभी से दे दिया है ये पॉइंट, ठीक है। मटेरियल लेबर ओवरहेड मतलब बाद में आता है, ओवरहेड नाम का एक चैप्टर है वहाँ पे आता है ये पॉइंट, ये टॉपिक। मैं आपको बता देता हूँ, आसान है, बहुत आसान है। क्या लिखा है देखो, फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब्स। देखो जॉब कॉस्टिंग तो आप समझ गए, जॉब नंबर 99, 77, 66 और 55 चार जॉब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, चार वर्क ऑर्डर अभी आपके एग्जीक्यूशन में है, आप चार जॉब में काम कर रहे हो। तो भाई उसमें फैक्ट्री ओवरहेड आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे। अप्लाई करना मतलब कॉस्ट को जोड़ना। भाई फैक्ट्री ओवरहेड एक कॉस्ट है ना, तो उसको आप क्या करोगे? अपने जॉब में जोड़ोगे। उस जॉब जॉब की जो कॉस्ट शीट बनेगी 99 की बनेगी, 77 की बनेगी, 66, 55 सबकी अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगी, है ना। तो उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड दिखाओगे ना, तो उसी की बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड जब आप शो करोगे अप्लाई टू जॉब्स, मतलब जब आप जॉब में शो करोगे कि कितना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा लगा है, तो कैसे शो करोगे? डायरेक्ट लेबर आर के अकॉर्डिंग शो करोगे, विच इज 2 रुपीज पर आर, 2 रुपीज पर आर। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 1 घंटा लेबर काम करता है, ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस का क्या मतलब है मैं आपको कंक्लूजन में बता देता हूँ। अगर लेबर 1 घंटा काम करता है तो 2 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, इसका ये मतलब है। ये नहीं कि आप 2 रुपए लेबर को पे कर रहे हो, ना ना ना, वो तो हो चुका है ना। अरे लेबर को जो पेमेंट की हो वो तो ये है ना, लेबर को जो आप पैसा दे रहे हो, वेजेस वेजेस, वो तो ये है 600, 450, 675, 225, ये तो अलग है, ये वेजेस है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फैक्ट्री ओवरहेड की। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो डायरेक्ट लेबर आर रेट के अकॉर्डिंग होगा, विच इज 2 रुपीज पर आर। तो ये किसकी बात करें? 2 रुपीज, 2 रुपए 1 घंटे का क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है। और 1 घंटा क्या? 1 घंटा अगर लेबर काम करता है उसकी बात हो रही है। देखो मशीन भी 1 घंटा काम करेगी, आप भी 1 घंटा काम करोगे, वो नहीं, लेबर। लेबर अगर 1 घंटे काम करता है तो आपके फर्म में, आपके बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में 2 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड लग जाता है। समझ आ गया? तो अगर मैं बात करूं कि जॉब नंबर 99 का अगर मुझे ओवरहेड निकालना है, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। अगर मुझे जॉब नंबर A99 का ओवरहेड निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो कैसे निकालूंगा? 400 इंटू 2, एकदम सिंपल। देखो फाइनल आंसर बताता हूँ तो सिंपल लगता है, अभी तक कब से चिल्ला रहा था कि भाई 1 घंटा अगर काम होता है तो 2 रुपए का ओवरहेड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 400 घंटा काम हुआ है, 400 इंटू 2, 800 का ओवरहेड। जॉब नंबर 77 में ओवरहेड लगेगा 200 इंटू 2, 400। जॉब नंबर 66 में फैक्ट्री, मैं पूरा फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा हूँ, है ना, 300 इंटू 2, है ना। फिर जॉब नंबर A55 ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा?
100 इंटू 200। भाई जितने भी घंटे काम होगा 1 घंटे का आपको 2 रुपये ओवरहेड लगेगा, ये आपको थर्ड पॉइंट में बता दिया। तो उसके हिसाब से जितने भी आवर्स काम हुआ है आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आते जाएगा। ठीक है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब 5वें पॉइंट में आओ तो आपको पूरा घुमा देगा, क्वेश्चन पूरा घुमा देगा। मैंने क्या बोला, फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ था कि 1 घंटे का ओवरहेड कितना लगता है, 2 रुपये। तो ठीक है, एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ। 400 इंटू 2, दिस इज 800। देन 200 इंटू 2 इक्वल्स 400। देन जॉब 66, 300 इंटू 2 600। देन एट लास्ट जॉब 55, 100 इंटू 2 200। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ, इन चारों का अगर मैं टोटल करूँ 800, 400, 600 और 200, तो आता है टोटल अमाउंट आपका 2000। मतलब पूरे महीने में, ध्यान से सुनना, पूरे महीने में फैक्ट्री एज अ होल, पूरे बिजनेस में, पूरी फैक्ट्री में फॉर द मंथ ऑफ मार्च आपका ओवरहेड कितना होना चाहिए था, इस हिसाब से 2000, है ना। आपने क्या किया, इंडिविजुअल जॉब का निकाला। पॉइंट नंबर 4 में बोला था कि 1 घंटे का 2 रुपये लगता है, तो जितने भी घंटे काम हुआ है, 400 घंटे, 200, 300, 100, ये सब आवर्स है, कितने घंटे काम हुआ है पर्टिकुलर जॉब में पूरे मंथ ऑफ मार्च में। देखो ऊपर बोला था मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो मैंने 2 रुपये से मल्टीप्लाई किया, ओवरहेड आया, चारों को प्लस किया, मतलब पूरे मार्च के महीने में 2000 का ओवरहेड लगा होगा, ठीक है। बट 5वें पॉइंट में क्या बोलता है कि फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन मार्च 2022 वर 2100। अब ये कैसे पॉसिबल है, अरे बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो आपने 2 रुपये पर आवर बोला था, ये तो आपने एस्टिमेट किया होगा ना, ये तो आपका एस्टिमेशन था। बट एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा है, 2100। ये जो आपने पहले फोर्थ पॉइंट में बताया, फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन में बता दिया था कि फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में जब खर्चा होता है, फैक्ट्री में जो ओवरहेड लगता है, अगर 1 घंटा काम करता है लेबर तो 2 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड लगता है। दिस इज एस्टिमेशन, ये एक एस्टिमेशन, अनुमान है, ये अनुमान है, ठीक है, हनुमान नहीं, अनुमान। तो मैंने 2 रुपये से सबको मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, तो 2000 आना चाहिए था। पर नहीं, 5वां पॉइंट क्या बोलता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर हुआ है पूरे मार्च के महीने में वो 2100 है। तो भाई हम तो एक्चुअल दिखाएंगे ना, जो फोर्थ पॉइंट में है वो एस्टिमेटेड है, ओवरहेड 2 रुपये के हिसाब से वो 2000 होता है, और 5वें पॉइंट में जो दिया हुआ है वो एक्चुअल ओवरहेड दिया हुआ है। आप खुद सोच लो कॉस्ट शीट में कौन सा अमाउंट दिखाना चाहिए, एस्टिमेट किया हुआ अमाउंट दिखाना चाहिए जो आपने मन में सोचा है, जो लगना चाहिए, या फिर जो एक्चुअल में लग गया है वो दिखाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो एक्चुअल में लग गया है हम वही दिखाएंगे। भाई कॉस्ट शीट है, कॉस्ट जो आपने इनकर की है, देखो बोला है ना इनकर्ड, मतलब पेड, आपने 2100 रुपये का पेमेंट किया है, 2000 तो बस आपने सोचा था। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि फोर्थ पॉइंट का कोई काम नहीं है, वो तो एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन का हम क्या करें, हलवा बनाए, बनाओ हलवा खा लो, पर कॉस्ट शीट नहीं बनेगी उससे, है ना। 5वें पॉइंट में दिया हुआ है एक्चुअल ओवरहेड जो इनकर हुआ है वो 2100 है, तो आपको 2100 को ही चारों जॉब में बांटना है। सवाल आता है कैसे बांटेंगे सर, आर्ग्स के हिसाब से। आर्ग्स देखो ना कितने आर्ग्स काम हुए, 400 प्लस 200 6 हो गया, 6 प्लस 3 900, 9 प्लस 1 1000। पूरे मतलब महीने में चारों जॉब को मिला के पूरे महीने में कितने घंटे काम हुआ है, 1000। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, मैं निकालूंगा, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर लेबर आर, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर लेबर आर। तो कैसे निकालूंगा, देखो फैक्ट्री ओवरहेड है कितना, एक्चुअल वाला, क्योंकि मेरे को एक्चुअल दिखाना है ना, तो वो 2100 है, आपको फिफ्थ पॉइंट में बता दिया। ये फैक्ट्री ओवरहेड है। मैं क्या तो निकालना चाहता हूँ, इसका रेट निकालना चाहता हूँ पर लेबर आवर, मतलब 1 घंटा अगर लेबर काम करते तो उसके हिसाब से मेरे को 1 घंटे का बताना है। तो ठीक है ना, जितने भी घंटा लेबर काम हुआ है ये तो बताया था अभी, 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, टोटल कितना हो जाता है 1000। तो डिवाइडेड बाय 1000 आवर्स, ठीक है, टोटल से ही डिवाइड करोगे ना, क्योंकि खर्चा भी तो टोटल है। जो 2100 का खर्चा है ये पूरे मार्च के महीने का है, तो नीचे जो आवर्स होने चाहिए वो भी पूरे मार्च के महीने के होने चाहिए, वो है 1000। तो यह आ जाएगा आपका 2.1 पर आर, रुपीज़ 2.1 पर लेबर आर। इसका मतलब फाइनली जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तब आप ये बोलोगे कि 1 घंटा अगर लेबर काम करता है तो उसमें 2.1 का ओवरहेड लगेगा, 2 रुपये का नहीं लगेगा। 2 रुपये तो आपने एस्टिमेट किया था जो कि फोर्थ पॉइंट में बताया है। तो फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग 2100 लगा है ना, वो बता दिया एक्चुअल ओवरहेड 2100 है, तो 2100 डिवाइडेड बाई 1000। फाइनली अब मैं जब कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, 400 इंटू 2.1
200 इंटू 2.1, 300 इंटू 2.1, 100 इंटू 2.1। 2 से नहीं करूँगा, वो तो एस्टिमेट था, उसको आप हटा दो, भूल जाओ। हमको फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक्चुअल ओवरहेड बताया है 2100 है। 2100 को मैंने 1000 घंटे से डिवाइड किया, मतलब 1 घंटे का 2.1 है। तो अब जितने भी घंटे हैं मैं उसको मल्टीप्लाई कर देगा हूँ। एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो मैं इसको रेशियो में बांट रहा हूँ। रेशियो में ऐसे ही बांटते हैं ना, डिवाइड करते हैं उसके टोटल से और जो भी इंडिविजुअल है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 2100 को बांट दिया 400:200:300:100 के रेशियो में। तो बात वही है, बट मेरे को क्या है, डिवाइड करके बताना है, प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो डिवाइड करके बताना था कि पर आवर कितने, 2.1 आया। अब जितने भी घंटे काम हुआ है मैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। हाँ ठीक है, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। चलो लास्ट पॉइंट बचा है सिक्स्थ वाला, वो भी देख लेते हैं क्या बोलता है। कि जॉब नंबर A99 एंड A77 वर completed ड्यूरिंग द मंथ। मतलब इनका क्लोजिंग WIP नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला पॉइंट क्या बोला था, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऑफ जॉब एज ऑन 1 मार्च 2022। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 99 और 77 का। एक सेकेंड, ठीक, 99 और 77 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। मतलब आपने उसको, मैंने बताया ना, पिछले महीने से ही आपने उसमें काम चालू कर दिया था, फेब के महीने से। फिर आपने इस महीने और कुछ खर्चे लगाए, मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ओवरहेड लगाया, तब जाके इस महीने ड्यूरिंग द मंथ मतलब मार्च के महीने में आपका ये दो जॉब 99 और 77 कंप्लीट हो गया। और आगे क्या बोलता है, मतलब अच्छा सुनो, बाकी दोनों कंप्लीट नहीं हुआ है। जो 66 और 55 है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तो आपने बताया ना मैंने, वो तो इस महीने आपने चालू किया है, इस महीने वो खत्म नहीं हुआ है, अगले महीने खत्म होगा, तो वो क्लोजिंग WIP में काउंट होगा। चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे। आगे क्या बोला है, तो 99 और 77 कंप्लीट हो गया था। तो आगे बोलता है देवर बिल टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर को हमने उसका बिल बना के दे दिया, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है ना जॉब। तो मैं कस्टमर को बता दूंगा इतना इतना कॉस्ट लगी है, और फिर उसमें मैं अपना प्रॉफिट भी जोड़ूंगा और बता दूंगा। आगे क्या बोला वो भी देखो, देवर बिल टू द कस्टमर एट अ प्राइस विच इंक्लूडेड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो भी तो खर्चा है ना। तो 15% खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। सवाल आता है 15% किसका, तो सामने तो लिखा हुआ है 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब। प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, या इसको कहते हैं कोटेड प्राइस। ठीक है, वो बताऊंगा सब, अभी आने दो ना, क्वेश्चन चालू तो करने दो। तो 15% देखो किसका निकालोगे, प्राइस ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का जो फाइनल प्राइस होगा ना इंक्लूडिंग प्रॉफिट, उसका 15% आप क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिखाओगे। एंड अनदर 10%, एक और 10% भी आप उसमें जोड़ोगे ऑफ द प्राइस। देखो अगेन फिर वही बोला, 10% ऑफ द प्राइस फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी तो पैसा जोड़ोगे ना। तो देखो, चलो वो तो क्वेश्चन से ही बता दूंगा जब आ जाएंगे ना कॉस्ट, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा कितना भी बोल दूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है फाइनली, प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर A77 एंड A99। जो ये दो जॉब कंप्लीट हो गए थे, यही दोनों कंप्लीट हुआ है ना, यहाँ पता है 99 एंड 77, ये दोनों कंप्लीट हो गए, तो उसका मेरे को कॉस्ट शीट बनाना है। फिर उसका सेलिंग प्राइस भी बताना है, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर द जॉब्स। मतलब A और B साथ में होगा, A और B जो है वो एक ही साथ में होगा। जो भाई जो जॉब कंप्लीट हो गया है, जिसकी कॉस्ट शीट बन जाएगी, 77 और 99 की कॉस्ट शीट हम बना लेंगे, तो उसी का तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन भी कर लेंगे। ठीक है, साथ में। और फिर C पॉइंट बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वर्क इन प्रोसेस मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। पता है इसमें क्या आएगा, जॉब नंबर 66 और 55 का जो अमाउंट है वो आएगा, क्योंकि वो आपने इस महीने चालू किया था पर ख़त्म तो हुआ नहीं है, ख़त्म वो अगले महीने होगा। तो 66 और 55 का जो भी कॉस्ट होगा उसको हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के नाम से बोलेंगे और C पॉइंट में बता देंगे। चलो क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन था इसको थोड़ा हटा देते हैं, साफ सफाई अच्छा दिखना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, चलो कॉस्ट शीट बनाना चालू करता हूँ मैं। तो अभी तो किसकी बनाऊंगा, सिर्फ इन दोनों की, जॉब नंबर 77 और 99 की। तो देखो यहाँ से चालू करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा जॉब कॉस्ट शीट। ठीक है,
नीचे क्या लिखूंगा, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। ठीक है, तो फॉर्मेट बना देता हूँ और इसमें मैं दोनों का साथ में बना दूंगा, मतलब जॉब नंबर A77 और जॉब नंबर A99 साथ में बना लेंगे। ठीक, देखो मैं यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखूंगा जॉब नंबर, जॉब A77 और जॉब A99। ठीक है, उन दोनों का अमाउंट लिखूंगा। तो चलो सबसे पहला आएगा यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मतलब जो ड्यूरिंग द मंथ, जो मैंने इस महीने जितना भी डायरेक्ट मटेरियल इन जॉब्स में यूज़ किया है, तो वो मैं दिखाऊंगा। वो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दिखेगा, लिखा है ना डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022। तो जॉब 99 में है 120 और 77 में 280। ठीक है, मैंने 77 को पहले बनाया है, कोई दिक्कत नहीं उससे। 280 और 120, ये लो, यहाँ पे 280, यहाँ पे 120। तो मटेरियल हो गया, देखो जो जो होते जाते हैं उसको टिक करते जाते हैं। 99 और 77 का मैंने मटेरियल दिखा दिया। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसके बाद आते हैं लेबर में, तो लेबर ये आएगा 450 और 600। तो लिख देता हूँ यहाँ पे 450 और 600, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। इतने का मैंने उसमें लेबर का पेमेंट किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो इन दोनों को ही ऐड कर दूंगा। 280 और 450, 730 हो गया, और ये हो गया 720। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पहला स्टेज। इसमें आप क्या करोगे, आगे फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का भी मैंने आपको पूरा समझा दिया, कितना जोड़ोगे। फोर्थ पॉइंट को नहीं देखोगे, फोर्थ पॉइंट भले बोला है कि 1 घंटा काम करने पे 2 रुपये का ओवरहेड लगेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड तो 2100 है, और 2100 तो टोटल है पूरे मार्च का, पूरे मंथ ऑफ मार्च का। पर आवर कितना होगा, 2.1 अभी बताया था। 2100 है डिवाइडेड बाई 1000, 1000 कहाँ से आया, इन चारों आवर्स का टोटल। तो पर आवर कितना आ गया, 2.1। तो मैं क्या करूँगा, देखो 77 में 200 आवर्स काम हुआ है इंटू 2.1, और जॉब नंबर ये देखो मैंने 200 यहाँ से उठाया, और जॉब नंबर 99 में 400 आवर्स काम हुआ है, तो 400 आवर्स इंटू 2.1 पर आवर। ठीक है, ये सब ऐसे छोटा सा कैलकुलेशन भी दिखा देंगे। 200 इंटू 2.1 ये हो गया आपका 420, और 400 इंटू 2.1 ये हो गया 840। समझ आ गया, ऐसे करने आपको फैक्ट्री ओवरहेड। जो एक्चुअल वाला है वो दिखाओगे ना। चलो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ, इसके आगे क्या करना है, ऐड करना है मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ था, याद है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मैंने बताया भी था, तीनों को ऐड करके दिखाऊंगा। WIP मतलब काम चालू हो गया था पर ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने काम चालू किया था 77 में, 420 का मटेरियल लगा है, 450 का वेजेस लगा है, 400 का ओवरहेड लगा है, तो ये शायद 1270 आया था, पहले हमने निकाला था। हाँ, ये 1270 है। जॉब 77 का ओपनिंग स्टॉक है 1270। ठीक है, सिमिलरली जॉब 99 का कहाँ गया, ये है। तो 99 जब मैंने चालू किया था ओपनिंग स्टॉक, यानी वही पिछले साल चालू किया था, पिछले महीने, तो मटेरियल लगा था उसमें 80 का, वेजेस 150 का, और फैक्ट्री ओवरहेड 200 का। तो 80 प्लस 150 प्लस 200, सॉरी गलत हो गया, 80 प्लस 150 प्लस 200, ये आपका आया 430। जॉब 99 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP था 430। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस महीने तो वो कंप्लीट हो गया। भाई जो चीज़ कंप्लीट हो गई, जो फिनिश गुड्स बन गई, उसमें किस बात का WIP। क्वेश्चन में बोला है ना कि जॉब नंबर 77 और 99 कंप्लीट हो गए हैं इस महीने, तभी तो हम उसका कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो इसमें क्लोजिंग WIP की बात ही नहीं आती है। तो बस मैं इनको ऐड कर देता हूँ, आपका सेकेंड स्टेज आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक, ऐड करूंगा 730 से, जो प्राइम कॉस्ट आया था ना 730, हाँ 730, हाँ, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 420 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1270, तो ये आ गया 2420। सिमिलरली जॉब 99 का 720 प्राइम कॉस्ट था, प्लस 840 का ओवरहेड प्लस 430 का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ये आ जाता है 1990। ठीक है,
ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट के आगे हम क्या ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो वो नहीं दिया हुआ है। देखो आपको पता भी नहीं चला, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट हो भी गए, आपको पता भी नहीं चला, लास्ट पॉइंट बस बचा है। तो लास्ट पॉइंट बचा है, उसमें क्या लिखा है, एक तो ये कि 99 और 77 कंप्लीट हो गया है इस महीने, इसलिए हम उसकी कॉस्ट शीट बना रहे हैं। उसका बिल बना के हमने कस्टमर को पकड़ा दिया एट अ प्राइस विच इंक्लूडेड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ, ठीक है। मतलब वैसे तो अभी क्या होगा, सीक्वेंस वाइज क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट के आगे क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ऐड लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ते हैं। तो अभी बीच का तो कुछ आइटम दिया नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो फैक्ट्री कॉस्ट के आगे ही, क्योंकि बीच की चीज़ें नहीं दी हुई ना, तो मैं इसमें सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ देता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अच्छा चलो कितना है, 15% है, ठीक है। 15% किसका, अरे 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब, तो जॉब का प्राइस तो हमको पता ही नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा जब आप सारे खर्चे में प्रॉफिट जोड़ दोगे। मतलब देखो जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जैसे आप जोड़ोगे, तो ठीक है, अब देखो मैं थर्ड को ही फाइनल लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि बीच का पार्ट स्किप कर दो ना, बीच का अगर नहीं दिया हुआ है, छोटी सी कॉस्ट शीट है, उसको आप अभी स्किप कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो बीच में आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो दोनों स्किप हो गया, क्योंकि उसके बीच की जो चीज़ें हैं वो नहीं दी हुई है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्किप हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी स्किप हो गया, सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़े तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, फाइनल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें आप क्या करोगे, फाइनली प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ, प्राइस मीन सेलिंग प्राइस या सेल जो भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। सवाल आता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जोड़ूं कितना, तो क्वेश्चन में बोला 15%, तो 15% भाई किसका, क्वेश्चन में बोला सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, ठीक है। वो जोड़ूंगा तब कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, और फिर प्रॉफिट भी तो जोड़ना है। प्रॉफिट कितना बोला है क्वेश्चन में, उसी सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है 10%, ये लो देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला है 10%, तो 10% किसका, अगेन सेलिंग प्राइस का, तो हमको सेलिंग प्राइस ही नहीं पता है, तो वही आ जाओ बचपन वाले एजम्पशन में, जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 100 रुपये है, ठीक है। देखना बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे फिर आप फंस गए हो ना, वैसे ही जैसे पहले फंसे थे, एक सेकेंड, जैसे आप पहले फंसे थे वैसे ही अभी भी फंस गए हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं निकाल सकते, 15% सेलिंग प्राइस नहीं पता है, प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते, 10% किसका होगा, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ही नहीं पता है ना, जो मेन जड़ है आपको वही नहीं पता, क्योंकि बोला है 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा, एंड अनदर 10% ऑफ द प्राइस यानी वही सेलिंग प्राइस फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट आप जोड़ोगे 10% सेलिंग प्राइस का, ठीक है। ये है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेम आपका कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी होगा। तो हमको कुछ पता ही नहीं है ना, हमको सेलिंग प्राइस ही नहीं पता है, तो चलो उसको 100 मान लेते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, ये चीज़ हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। वर्किंग नोट में मैं दोबारा से बना देता हूँ कि आपका दोनों बना देते हैं फिक्स से, दोनों मतलब जॉब 77 और जॉब 99 का दोनों का कॉलम बना देते हैं। तो दिस इज़ जॉब A77 और दिस इज़ जॉब A99, ठीक है। तो मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट तक पता था, फैक्ट्री कॉस्ट तो पता लग गई है कि कितनी है, तो फैक्ट्री कॉस्ट थी इसकी 2420 और इसकी 1990, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आगे, मैं भी अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। इसमें अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, देखो वर्किंग नोट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, आप लोग को पूरा फुल फॉर्म लिखना है अच्छे से। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में आप लोग क्या करोगे, फाइनली प्रॉफिट जोड़ दोगे, तो लास्ट आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ SP, सेलिंग प्राइस। अब वही हो गया ना, मतलब देखो देखोगे तो मैंने वही चीज़ दोबारा से बना दी, तो वर्किंग नोट में बनाया है क्योंकि मेरे को अभी अज्यूम करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लेता हूँ 100, ठीक है। तो तो कहाँ करोगे, ऐसे ही कर लो चलेगा, ये टेबल परफेक्ट है चलेगा। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है, या एक काम करते हैं बाजू में बना लेते हैं अज्यूम का कॉलम, आप लोग को अच्छे से समझ आना चाहिए ना।
अज्यूम का कॉलम बाजू में बना देते हैं, ये लो ये लो, ठीक है। तो अज्यूम कर लेता हूँ 100 दोनों के लिए, भाई जो परसेंटेज है तो दोनों के लिए होगा ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15% है तो इसके लिए भी 15% है, इसके लिए भी 15% है। प्रॉफिट 10% है तो इसका भी 10% है, इसका भी 10% है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मैंने अज्यूम कर लिया 100। अब आप बैक कैलकुलेशन से ऊपर जा सकते हो, आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे मतलब सेलिंग प्राइस हमने अज्यूम कर लिया 100, प्रॉफिट कितना होगा 10% ऑफ 10, तो 10 हो जाएगा। 10% ऑफ 100, सॉरी 100, हाँ 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 10। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा पता है 90, माइनस करोगे ना क्योंकि पीछे जा गए हो। देखो नीचे आते हो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो सेल आता है, पिछले वीडियो में भी किए थे। अब सेल माइनस प्रॉफिट करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा 90। अब और ऊपर जाना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, हमको कॉस्ट ऑफ सेल भी कहाँ ही पता है, दिस इज ऑल्सो मिसिंग, आपको नहीं पता है, सब क्वेश्चन मार्क है ना। तो और ऊपर जाना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना था 15% ऑफ द प्राइस, तो 100 का 15%, 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 15 को भी माइनस कर दो, ऊपर जा रहे हो ना बैक कैलकुलेशन, तो 90 माइनस 15 कर दो, 75 आपका ये इसके बराबर आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। लो आपको पता चल गया, देखो ये तो क्वेश्चन मार्क था। फैक्ट्री कॉस्ट आपको पता चल गया कि ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो 75 के बराबर है, और ये वाली भी, ये वाली भी, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये 75 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, जो ब्रिटिशर किए इंडिया में क्या किए, डिवाइड एंड रूल, आपको भी डिवाइड करना है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करना है। यहाँ पे बेसिकली फैक्ट्री कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट से डिवाइड करना है। तो अगर मैं बात करूँ, सीधा मैं सेलिंग प्राइस निकाल देता हूँ, सेलिंग प्राइस फॉर जॉब A77, ठीक है। तो देखो जॉब A77 का मेरे को क्या पता है, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट पता है 2420 रुपये, तो मैं यहाँ लिख दिया 2420 रुपये। अब ये 2420 कितने के बराबर है 75। देखो ये टेबल इसलिए तो बनाया जाता है कि जो 2420 है वो फैक्ट्री कॉस्ट है, वो एजम्पशन वाले 75 के फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर है। तो डिवाइड एंड रूल, ठीक है। 2420 क्या है फैक्ट्री कॉस्ट, 75 क्या है फैक्ट्री कॉस्ट, वो एक्चुअल है ऊपर वाला, नीचे वाला अज्यूम वाला है, तो दोनों को डिवाइड किए इनटू, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस को आपने जो अज्यूम किया 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सिंपल बातें हैं ये सब, ठीक है। डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, ये लो आ गया 3227, 3227, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया जॉब A77 का। सिमिलरली आपको निकालना है सेलिंग प्राइस फॉर जॉब A99। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, फिर से एक और मौका है आप लोग के पास, वही करना है डिवाइड एंड रूल, फैक्ट्री कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट से डिवाइड करना है। तो एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट है इसकी कितनी 1990, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1990, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। इसको मेरे को डिवाइड करना है अज्यूम की हुई फैक्ट्री कॉस्ट से, जो कि है 75, अज्यूम वाली फैक्ट्री कॉस्ट। देखो फैक्ट्री कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट से डिवाइड किया, ठीक है, इनटू जो भी आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस को हमने 100 अज्यूम किया था, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1990 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, ये आपका आया 2653। ये आपके दोनों का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो उसको मैं वहाँ पुट कर देता हूँ, 3227 3227 और 2653। समझ आया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब बाकी चीज़ें तो आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोला था ना 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो आ गया ना। सेलिंग अभी तो वही तो निकाले, पूरा कबड्डी क्यों खेले। देखो 3227 ये जो आपका है 3227 ये सेलिंग प्राइस है, इसी में कर देता हूँ इंटू 15%, तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएगा 484। तो अगर आप इनको ऐड करोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, यानी 2420 प्लस 484, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 2904, ठीक है। प्रॉफिट वो भी निकाल लेते हैं। देखो प्रॉफिट अब आप इसमें बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, जो बचपन से में करते हो, सेल माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करोगे, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, या सेलिंग प्राइस का 10% भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैं सेलिंग प्राइस का 10% निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा क्या करूँगा 3227 इंटू 10%, तो राउंड ऑफ करके 323। और ध्यान से देख लो खुद, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो भी वही आएगा। अगर आप बैलेंसिंग फिगर मतलब दोनों का अगर माइनस करते हो, 3227 दिस माइनस दिस 2904,
तो भी 323 का ही प्रॉफिट आएगा। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला था 10% ऑफ सेलिंग प्राइस तो आपने निकाल लिया ना मेहनत करके, तो उसका भी 10% निकालोगे तो भी वो 323 ही आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब आपका आंसर सही है, टैली हो गया, जिसे बैलेंस शीट टैली होती है। ठीक है, सिमिलरली जॉब 99 का भी कर लेते हैं। 2653 इंटू 15%, पहले आप 15% निकालो तो 398 का आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएगा। ऐड करते हैं 1990 प्लस 398, तो आया 2388 का कॉस्ट ऑफ सेल। फिर से वही लॉजिक, या तो आप दोनों को माइनस कर दो, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कर दो तो प्रॉफिट आएगा, या सेलिंग प्राइस का 10% निकाल लो। अगर 10% निकालूंगा तो वो आएगा 265। ठीक है, सब छोटी मोटी बातें कर लोगे भाई। 2653 का 10% कितना होगा, 265.3 होगा। 0.3 लोअर राउंड ऑफ है तो उसको राउंड ऑफ करके 265 लिखूंगा, लिख दिया। तो अगर आप उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भी आपका 265 का ही प्रॉफिट आएगा, या 10% निकाले तो भी 2, मतलब आंसर आपका सही है। किसी भी तरीके से निकालो, प्रॉफिट का अमाउंट वही आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस इतनी तगड़ी करनी है, ये पूरा 5 मिनट में बन जाए इस टाइप का क्वेश्चन। मैं समझा समझा के मैं खुद अपने ऊपर, मेरे को लगता है कभी कभी इतना टाइम लेगा हूँ। बच्चा सोचता होगा सर इतना स्लो पढ़ाते हैं, इतना टाइम लेते हैं, तो बेटा लगेगा टाइम, अभी पहली बार पढ़ गए हो। ठीक है, या अगर रिविजन भी कर गए हो, रिविजन वाले बच्चे तो 2x की स्पीड में देखो और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको तो आराम से लेके चलूँगा ना, है ना, फर्स्ट टाइम है अभी। तो जैसे आप सेकेंड टाइम खुद से बनाओगे 5 मिनट में बन जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, इतना सा है, वो छोटा सा था, है क्या इसमें बनाने लायक। ठीक है, तो ये आपको पता है ए और बी दोनों पॉइंट हो गया, ए और बी दोनों एक ही साथ हो गया। ए में क्या बोला था, प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट फॉर A7799, बन गई, और उनका सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन हो गया। ठीक है, सी पॉइंट बोले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस को जो बोलो, तो कुछ नहीं करना, 66 और 55 वो जॉब है ना, जॉब नंबर 66 और 55। तो मैं काम करता हूँ यहाँ लेफ्ट साइड में बाजू में बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर सी है ये आपका, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस के दो जॉब रहेंगे, 66 और 55। ठीक है, कहीं भी आगे पीछे लिखो, मैं 55 का पहले लिख देता हूँ, जॉब A55 और फिर जॉब A66। ठीक है, अमाउंट अगर जो जो खर्चा लगा है उसको ऐड कर दो, वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, पर्टिकुलर्स। क्योंकि उसमें आपने इस महीने काम चालू किया ना, मैंने बताया स्टार्टिंग में, जॉब 55 और 66 में आपने इस महीने काम चालू किया। कैसे पता चला, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक में नहीं दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक में खाली 99 और 77 ही है। वो था आपका ओपनिंग WIP जो इस महीने खत्म हो गया, तो इस महीने की कॉस्ट शीट बन के बेच भी दी उसको सेलिंग प्राइस में। ठीक है, तो जो भी है 99 77 को गोला कर दो, क्योंकि वो हो चुका है, 99 और 77 हो चुका है। तो जो बचा है वही आपका वर्क इन प्रोसेस है, बचा क्या है, 66 और 55। तो देखो मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल की अगर बात करें 55 और 66 में 300 और 225, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ 300 और 225 डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, तो वो भी दिखा दूंगा, खाली 55 और 66 का। तो देखो नीचे आते हैं, थर्ड पॉइंट में दिया है ना, ये देखो 55 और 66 का 225 677 675 225 और 675 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। या मत दिखाओ, कॉस्ट शीट थोड़ी बना रहे, प्राइम कॉस्ट मत दिखाओ, हमको तो वर्क इन प्रोसेस का अमाउंट निकालना है। तो जो भी खर्चा लगा है सबको ऐड कर दो, मटेरियल लगा है ऐड कर दो, लेबर लगा है ऐड कर दो, और फैक्ट्री ओवरहेड भी तो लगा होगा तो उसको भी निकाल के ऐड कर देंगे, ऐसे वर्टिकली टॉप टू बॉटम ऐड कर देंगे, वही आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ओवरहेड कितना लगा होगा, देखो 100 इंटू 2.1, 2.1 याद है ना, 2100 के हिसाब से, ये देखो जो पहले दिखाए थे वही सेम है ना। फैक्ट्री ओवरहेड जो आपका 2100 रुपये का लगा है इस महीने में, तो पर आवर आपका 2.1 है, तो 100 इंटू 2.1 और 300 इंटू 2.1, 100 और 300 आवर्स काम हुआ है, 100 आवर्स काम हुआ है इसमें इंटू 2.1 पर आवर, और यहाँ पे 300 आवर्स काम हुआ है इंटू 2.1 पर आवर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 210, और 300 इंटू 2.1 हो जाएगा 630।
हो गया, खत्म क्वेश्चन। इनको ऐड कर दो। दिस इज योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, WIP का यही वैल्यू है। 300 + 225 + 210 या 735, उसके आपका 225 + 675 + 630 या 1530। This is your value of closing WIP of job number 55 and 66 respectively। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। सी पॉइंट भी हो गया। जो जो खर्चा लगा ऐड कर दो अभी तक का, वही आपका वर्क इन प्रोसेस का अमाउंट है। ठीक है, चलो फोर्थ वाला भी निपट गया। फिर आए फिफ्थ में, तो इसमें जगह ले आते हैं थोड़ी सी। हाँ, इसको मिटा देता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो आप बैक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जगह होनी चाहिए ना। ये लो, बन गई जगह क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा है, देखो कैसे बनाएंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कोई भी, जैसे मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला, सर दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों ने बहुत बोला कि सर जल्दी जल्दी करवाना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एग्जैक्ट 2 महीने बचे हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो आप क्या करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना अच्छे से, और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सब कुछ कवर हो जाए वो बताना। तो मैंने उनको सबको एक ही चीज़ परेशान होकर यही बोला कि बेटा ऐसा क्वेश्चन है नहीं आपके मॉड्यूल में, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। अगर मैंने आपको 4 बना दिया, 4 आपको समझ आया ना, 5 आप खुद नहीं बना पाओगे, मतलब फर्स्ट टाइम। दिमाग लगा लो, जो भी है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब कहीं ना कहीं डाउट छोटा सा आएगा ही, छोटा सा छोटा पॉइंट आपको नया देखने को मिलेगा ही। तो जब तक आपके टीचर आपको वो नहीं बताएंगे, अगर कर रहे हो तो चलो अच्छी बात है, ऐसे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि कर ही नहीं पाओगे, कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। ठीक है, एवरेज बच्चे की बात करें तो खुद से उतना नहीं हो पाता, इसलिए इलस्ट्रेशन 5 अब देखें तो पूरा नया है। ठीक, देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी। कॉस्ट शीट बनाना है, बना लेते हैं। फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी के लिए बनाना है, बना लेते हैं। विच प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स इन बैचेस ऑफ 1000 पीसेस। देखो ये क्या बोला गया, बैचेस। वो देखो बचपन में डिस्कवरी में आता था फूड फैक्ट्री, है ना, फूड फैक्ट्री आता था, या हाउ इट इज मेड। तो फूड फैक्ट्री उनसे शोज में क्या होता था, मतलब जो फैक्ट्री के अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते थे। कन्वेयर बेल्ट में, पता है ना, कन्वेयर बेल्ट मेरा फेवरेट शब्द है, बार बार उसमें आता था। जैसे पट्टी चलते रहती है मशीन, और सामान बनते जाते हैं, कंटिन्यू बनते जाता है, तो वही है, उसको हम कहते हैं सिंगल बैच। जैसे आप लोग भी बैच हो ना, दिसंबर 23 या जून 2024, ये बैच है जिसमें हम एक साथ पढ़ाते हैं, है ना, बैच में एक साथ पढ़ाते हैं 10-20 बच्चों को। तो ये क्या है, फैक्ट्री क्या करती है, एक बैच में 1000 पीसेस एक साथ बनाती है। मतलब एक बार ऐसे मशीन का बटन चालू किए और 1000 पीस बनने के बाद ही उसको बंद किया जाएगा। 1000 पीस हम कंटिन्यू बना देंगे और उसके बाद मशीन को बंद कर देंगे, फिर अगले दिन कल एक और नई बैच होगी। ठीक है, तो वही बता रहा है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यानी कि वही फिनिश गुड्स हम बनाते हैं इन बैचेस ऑफ 1000 पीसेस ईच। वही मतलब एक बैच में 1000 पीसेस बनते हैं साथ में। अ बैच पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। एक बैच को कंप्लीट होने के लिए 3 प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। 3 प्रोसेस, है ना, नेमली पहला प्रोसेस है फाउंड्री, दूसरा प्रोसेस है मशीनिंग, और तीसरा प्रोसेस असेंबली। ठीक है, फाउंड्री, मशीनिंग, असेंबली। फाउंड्री मतलब होता है भट्टी, जहाँ पे चीज़ों को पिघला के शेप में लाया जाता है। फिर मशीनिंग है, मशीन से कुछ भी उसमें काम किया जाता है, फाइनल उसको फिनिशिंग दी जाती है। और फिर असेंबली, जहाँ पे असेंबल करके फिनिश गुड्स बना देते हैं, जैसे बोलते हैं ना मार्वल्स असेंबल, तो वही, सॉरी, एवेंजर्स असेंबल। ठीक है, तो मतलब साथ में उसको मिला के हम फिनिश गुड्स बना देते हैं असेंबली में। फिर आगे दिया हुआ है द मटीरियल यूज्ड फॉर बैच नंबर 001 जेम्स बॉन्ड 007। ठीक है, तो द मटेरियल यूज्ड फॉर बैच नंबर 001 वर फाउंड्री, क्योंकि देखो दो तीनों में से पहला प्रोसेस कौन सा है, फाउंड्री। मतलब जो भी मैं मटेरियल का इनपुट डालूंगा वो फाउंड्री में डालूंगा, फिर फाउंड्री से आगे मशीनिंग, मशीन से आगे असेंबली। मुझे एज अ फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेजर मुझे मटेरियल का इनपुट कहाँ डालना होगा, फाउंड्री में डालना होगा, और फाउंड्री से वो आगे जाएगा मशीनिंग में, मशीनिंग से आगे जाएगा वो असेंबली में। ठीक है, बट इनपुट आपको एक ही जगह डालना पड़ेगा, फाउंड्री में। तो वही बता तो
क्वेश्चन में आपको वही बता दिया है कि जो आपने मटेरियल यूज़ किया है फॉर बैच नंबर 001 वह फाउंड्री में आपने 1300 टन, ठीक है, एक टन में 1000 किलो होता है ना, तो आपने 1300 टन का इनपुट डाला है एट द रेट ₹50 पर टन। मतलब ये आपको मटेरियल का कॉस्ट बता दिया। भाई कॉस्ट शीट में सबसे पहला खर्चा क्या होता है, मटेरियल होता है ना, तो ये मटेरियल का ही खर्चा है, आपको बता दिया। 1300 टन आपने इनपुट डाला है इनटू एक टन का कॉस्ट कितना है, ₹50, तो ये आएगा आपका 65, 1 2 3, ये आपके मटेरियल का कॉस्ट है। पर आगे क्या बोलता है, ठीक है आपने 1300 टन डाला था इनपुट में, मशीन में डाला था, मतलब फाउंड्री में 1300 टन आपने डाला, ₹50 पर टन की कॉस्ट है, ऑफ विच 50 टन्स वर सेंट बैक टू स्टोर्स। 50 टन की हमें नीड नहीं होगी, कुछ भी होगा, कोई भी XYZ रीज़न होगा, 50 टन की हमको नीड नहीं थी या वो अच्छा नहीं है, कुछ डिफेक्ट होगा, तो हमने उसको वापस भेज दिया स्टोर में, नहीं चाहिए हमको, फैक्ट्री में फाउंड्री में चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 1300 टन हमने इनपुट तो डाला था पर उसमें से 50 टन तो वापस आ गया ना, तो उसको माइनस कर दो, पहले पहले ही उसको माइनस कर दो, यानी फाइनली नेट आपका 1250 टन यूज़ हुआ है। 1300 टन आपने डाला था, लेके आया था, बट 50 टन आपने वापस स्टोर भेज दिया, पसंद नहीं आया होगा, फिट अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, रीज़न हमें मैटर नहीं करता, हमको तो कॉस्ट निकालनी है। तो मतलब फाइनली नेट आपका 1250 टन यूज़ हुआ है और एक टन की कॉस्ट है ₹50, तो मतलब 1250 इंटू 50 करोगे तो आपका मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। मटेरियल के बाद क्या आएगा, लेबर, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट लेबर, तीनों अलग अलग प्रोसेस में कितना लगा, देखो फाउंड्री में लेबर ने 200 घंटा काम किया है और 1 घंटे का उसको मिलेगा ₹10, यानी 2000 हो गया, 200 इंटू 10 2000। मशीनिंग में, मशीनिंग भी एक प्रोसेस है, तो वहाँ पे लेबर ने 100 आवर्स काम किया है और 1 आवर का उनको ₹5 मिलता है, एट द रेट ₹5 पर आवर, तो 5 इंटू 100 करोगे, 100 घंटा इंटू 5 करोगे, ₹500 आप उनको दोगे लेबर को। सिमिलरली असेंबली में भी 100 घंटा काम हुआ है, बट वहाँ पे 1 घंटे काम 15 देते हैं, तो 1500 हो गया लेबर का, तीनों का आ गया। फैक्ट लेबर हो गया, लेबर के आगे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो नहीं दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट के आगे फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखो ओवरहेड, सेम वही लॉजिक, ₹15 पर लेबर आवर, मतलब 200 आवर्स इंटू 15, मशीनिंग का 100 आवर्स इंटू 20 और असेंबली का 100 आवर्स इंटू 10, तो ये आपका ओवरहेड भी निकल जाएगा, ओवरहेड भी आ गया। फिर लास्ट में एक 3 लाइन बोलता है, तो चलो ये तो मैं आपको बना के बताऊंगा, समझ आया, बहुत छोटा क्वेश्चन है। लास्ट की जो 2 लाइन है वो बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं इतना बना लेता हूँ, देखो अब लोग ये वाला क्वेश्चन ना साथ साथ में मत बनाना, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ अपने कॉपी में नोट करते जाते हैं सॉल्यूशन को, तो अभी ये वाला क्वेश्चन मत करना, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अगर आप कॉपी में साथ में नोट करते हो तो ये वाला क्वेश्चन को अभी साथ में नोट मत करना, पहले मेरे को पूरा बना लेने दो, फिर वीडियो पॉज करके फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। चलो देखें। सॉरी, चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं, यहाँ लिख दूंगा कॉस्ट शीट, ठीक है। और कुछ मंथ या साल कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो बस कॉस्ट शीट लिखो और चालू हो जाओ, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो बोलेगा मैं साथ में मत बनाना, फिर आपको काटना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी साथ में मत बनाना, सिर्फ देख लो एक बार, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहला खर्चा होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम किया, पहले तो मैंने 1300 टन इनपुट में डाला था, बट उसमें से, ठीक है, ये BOO बू नहीं है 1300 है, 1300 टन आपने डाला था, बट क्वेश्चन में क्या बोला कि इसमें से हमने 50 टन वापस सेंट बैक टू स्टोर, वो पसंद नहीं आया, कुछ भी हुआ, हमने वापस भेज दिया, ठीक है। तो मतलब फाइनली आपने 1250 टन यूज़ किया इंटू ₹50 पर टन, 1250 इंटू 50, 62,500 का आपने मटेरियल यूज़ किया है। इसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर देखो 3 अलग अलग प्रोसेस में लगा है ना, तीनों आपको अलग अलग पहले सेपरेट दिखाना पड़ेगा। सॉरी।
डायरेक्ट लेबर आपको तीनों प्रोसेस का अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा, फाउंड्री, मशीनिंग और असेंबली। तो देखो इसी के अंदर फाउंड्री, फिर नेक्स्ट मशीनिंग, फिर नेक्स्ट असेंबली, ऐसे आपको शो करना पड़ेगा। अब कितने कितने घंटे काम हुआ है, लेबर ने कितना घंटा काम किया, देखो 200 आवर्स, 100 आवर्स, 100 आवर्स। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ, 200 आवर्स, 100 आवर्स, और यहाँ पे भी 100 आवर्स, ठीक है। इनटू लेबर को मैं 1 घंटे का कितना पेमेंट करता हूँ, लेबर तो 10, 5, 15, ये 1 घंटे का उनका पेमेंट है। तो जितने भी घंटे काम किए हैं 10 × 200, 5 × 100 और 15 × 100, तो ये आपके लेबर का अमाउंट आ जाएगा। इसका आएगा 2000, इसका 500 और इसका 1500, ठीक है। तो अब सभी को ऐड कर दूंगा, 62,500 का मटेरियल प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 1500, तो ये आया 66,500। ये क्या है आपका प्राइम कॉस्ट, पहला हेड प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आगे फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड भी देखो तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा। फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐसे ही शो होगा, फाउंड्री अलग, मशीनिंग का अलग और असेंबली का अलग, ठीक है। जितने जितने घंटे यहाँ पे काम हुआ है वो तो वही रहेगा जैसे पहले था, 200, 100 और 100। 200 आवर्स यहाँ पे काम हुआ, 100 आवर्स यहाँ काम हुआ और 100 भी यहाँ पे काम हुआ, इंटू 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 ओवरहेड का जो रेट होगा। तो देखो ओवरहेड बताया है 15 पर आवर, 20 पर आवर, 10 पर आवर, 15, 20 और 10। तो यहाँ पे कर देता हूँ 15, 20 और 10, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 3000, ये 2000 और 1000, तो ये आपकी फाइनल कॉस्ट आ जाएगी। इसमें 66,500 की जो प्राइम कॉस्ट है उसी में मैं ऐड करूँगा 3000 प्लस 2000 प्लस 1000, तो ये आ गया आपका 72,500, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड हेड फैक्ट्री कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट, इसी को आप टोटल कॉस्ट लिख दो, इसके आगे कोई खर्चा नहीं है, हो गया ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। लास्ट की 2 लाइन बची है वो बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कितना इजी था, है ना, खाली 3 खर्चा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, बस उसमें अलग अलग प्रोसेस का था, तो वो तो आसान था। देखो लास्ट की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बोला ना जो नया पॉइंट है, यहाँ तक कुछ नया नहीं था, नया तो अब है, तो ध्यान से देखेंगे। सॉरी, नया देखो क्या बोलता है, अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम कॉस्ट शीट में क्या दिखाते हैं, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसी को दिखाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, है ना, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपने दोनों को कंपेयर किया कि आपने पहले एस्टिमेट, देखो एस्टिमेट तो पहले से ही होता है ना, प्रोडक्शन करने के पहले ही एस्टिमेट किया जाता है कि कितना खर्चा लग सकता है, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट जो लग गया वो तो बाद में पता चलेगा, प्रोडक्शन होने के बाद पता चलता है कितना लगा। दोनों का आपने कंपेयर किया तो पता चला डिस्क्लोजेस दैट मटेरियल एंड ओवरहेड हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट्स बाय 20%। बस अभी यहीं तक पढ़ो, अभी यहीं तक पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला कि जैसे आपने एस्टिमेट और एक्चुअल को कंपेयर किया तो उसे डिस्क्लोज हुआ, उसे पता चला कि जो मटेरियल है और ओवरहेड है, ये दो खर्चे हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट्स। मतलब देखो अगर मैं एस्टिमेट खर्चा जो भी होगा तो क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, एक्सीडेड द एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट से खर्चा ज़्यादा लग गया है, इसका मतलब एक्चुअल खर्चा क्या है, एस्टिमेट से ज़्यादा है। ऐसा मोर देन वाला साइन इधर लगेगा एक्चुअल कॉस्ट की तरफ, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है ना, आपको यही तो बोल रहा है। अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट डिस्क्लोजेस दैट मटेरियल एंड ओवरहेड हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट बाय 20%। मतलब जितना आपने अनुमान लगाया था, मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि आपने एस्टिमेट लगाया था 100 रुपये का, कि भाई मटेरियल और ओवरहेड जो है वो 100 रुपये लगेगा, मटेरियल 100 लगेगा, ओवरहेड 100 लगेगा, मान के चलो। तो क्या हो गया, एक्सीडेड द एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट से भी ज़्यादा खर्चा लग गया है।
कितना 20%, एक्चुअल खर्चा ज़्यादा लग गया है 20%। तो अगर मैंने 100 सोचा था, 100 से अगर वो 20% ज़्यादा लग जाता है एक्चुअल खर्चा, मतलब कितना लगेगा 120 लगेगा भाई, 100 प्लस 20% 120। ये लॉजिक समझ आया? तो अब बहुत कुछ समझ आ जाएगा। देखो एस्टिमेट मैंने मान लिया, अपने जो चीज़ आपको नहीं पता होती है उसको आप 100 मान लो। कितनी बार सिखा दिया, अब तो तीसरी बार आ गया है ना, तीसरी चौथी बार आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट कि जो चीज़ आपको नहीं पता होता है उसको आप 100 अज्यूम कर लो। आपको एस्टिमेट नहीं पता है 100 अज्यूम कर लो, तो एक्चुअल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि वो 20% से ज़्यादा लगा है, एक्सीड हो गया है, क्वेश्चन में बताया। ठीक है, मटीरियल और ओवरहेड, लेबर के लिए नहीं, लेबर के लिए कुछ और बोला है, वो 10% वो बताऊँगा। तो अब पता है क्या होगा, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट का कॉलम आपने बनाया है, ये तो एक्चुअल वाला था, ये तो एक्चुअल वाला कॉलम था। अभी आपको एस्टीमेट वाला भी बनाना है, आगे वही बोला है क्वेश्चन में कि आपको एस्टीमेट वाला भी कॉलम बनाना है अमाउंट का। ठीक है, एस्टीमेट अमाउंट आपको निकालने पड़ेंगे सभी के, मटेरियल ओवरहेड लेबर। तो देखो ऐसे ही निकलेगा, कैलकुलेशन बताऊं तो कैसे निकलेगा, देखो 62,500 क्या है, एक्चुअल अमाउंट है। देखो सामने देखो, अच्छे से देखो, डायरेक्ट मटेरियल का एक्चुअल अमाउंट कितना लगा है 62,500। तो इसको मैं जानबूझ के कहाँ लिखूंगा पता है, एक्चुअल के ऊपर लिखूंगा। 62,500 मैं एक्चुअल के ऊपर लिखूंगा, और मेरे को क्या करना है, एस्टीमेट निकालना है। कैसे निकालोगे, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इक्वल टू, यहाँ पे x लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अरे सिंपल लॉजिक, डिवाइड एंड रूल वाला ही तो है, वही तो लॉजिक है डिवाइड एंड रूल वाला, कि 62,500 क्या एक्चुअल कॉस्ट है, तो उसको मैं डिवाइड भी एक्चुअल कॉस्ट से करूँगा। एक्चुअल को एक्चुअल से डिवाइड करूँ, डिवाइड एंड रूल वाला लॉजिक याद रखो जो ब्रिटिशर ने किया था। एक्चुअल को एक्चुअल से डिवाइड करूँगा, तो एक्चुअल कॉस्ट 62,500 है। ठीक है, और अज्यूम किया हुआ, जो मैंने अज्यूम किया कि लेट द एस्टीमेट भी 100, मैंने एस्टीमेट को 100 अज्यूम किया, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा 120। एक्चुअल को एक्चुअल से डिवाइड किया है ना, ये एक्चुअल वाला एक्चुअल है, और ये एस्टीमेट, एस्टीमेट नहीं बोलना चाहिए, अज्यूम है ना, अज्यूम किया हुआ एक्चुअल है कि 120 रुपये मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, उसको डिवाइड करना है, और जो आपको फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई। आपको एस्टीमेट फाइंड आउट करना है, एस्टीमेट को मैंने 100 माना था तो उससे मल्टीप्लाई करूँगा। अगर बिल्कुल मल्टीप्लाई करूँगा, कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ जो आपके सामने है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे को तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स के नीचे है अपॉन 100, तो ये वहाँ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अगर मैं अपॉन 100 हटा के वहाँ शिफ्ट करूँ तो ये इंटू 100 ऐसा हो जाएगा, तो आपका एक्स का अमाउंट आ जाएगा, मतलब एस्टीमेट अमाउंट आ जाएगा 62,500 डिवाइड 120 इंटू 100, 52,083, 52,083। ठीक है, समझ आया कैसे किए? अजम्पशन, पूरा खेल अजम्पशन पे बेस्ड है। देखो एक बार और वापस से, क्वेश्चन बोलता है अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपने दोनों को कंपेयर किया तो पता चला कि जो मटेरियल और ओवरहेड है हैव एक्सीडेड द एस्टीमेट बाय 20%, मतलब जितना भी एस्टीमेट आपने उसका किया होगा उससे 20% ज़्यादा लग चुका है एक्चुअल खर्चा। तो एस्टीमेट किया होगा मान लो 100 रुपये, तो अगर 20 रुपये, 100 से अगर 20% बढ़ गया खर्चा, मतलब एक्चुअल खर्चा 120 लग गया होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको एक्चुअल अमाउंट किसका पता है, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये 62,500 क्या है, एस्टीमेट है कि एक्चुअल है, एक्चुअल है ना। 62,500 जो एक्चुअल में लग गया है, तो मैं इसको जानबूझ के एक्चुअल के ऊपर ही लिखूंगा 62,500, और उसका फ्रैक्शन बना दूंगा, और मेरे को ये वाला अमाउंट निकालना है कि एस्टीमेट किया हुआ अमाउंट कितना होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो लेट इट बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा एस्टीमेट किया हुआ 62,500 डिवाइडेड बाई 120, और ये जो x के नीचे आपको अपॉन 100 दिख रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा इंटू 100, मैंने किया इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 52,083। अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें प्लस कर दो 20%, 52,083 आया ना आंसर। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, इस अमाउंट में प्लस करो 20%, तो आपका ये आ जाएगा 62,500। तो देखो किया मैंने, प्लस 20% आ गया, 62,499.99 है, तो हो गया ना 62,500। समझ आया, ऐसे होता है। तो ये तो सिर्फ अभी मटेरियल हुआ है, ओवरहेड में भी यही करना है आपको, ओवरहेड में भी यही करना है, सेम सेम
डिवाइड करोगे उसको 120 से और इंटू करोगे 100 से, तीनों का फाउंड्री मशीनिंग असेंबली तीनों का ओवरहेड, तो 3000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये आया आपका 2500 रुपये। चेक करना है तो आप क्या करोगे, 2500 में प्लस करोगे 20%, देखो 2500 है मेरे कैलकुलेटर में, प्लस किया 20%, तो देखो वापस 3000 आ गया, है ना। सभी को ऐसे करना है, 2000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये आया 1667। सेम 1000 में करूँगा, 1000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये आया 833। समझ आ गया कैसे करना है, ठीक है। अब आता है बारी लेबर की, लेबर भी तो है, उसको मत भूल जाओ। तो देखो आगे क्या बोलता है, आगे लिखा है वेयर एस द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। यहाँ पे पासा उल्टा पड़ गया है, ध्यान से इंग्लिश को समझो, क्या बोला है, द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल, मतलब यहाँ पे एस्टिमेट वाला अमाउंट ज़्यादा है, एक्चुअल वाला कम है, यानी इसका जस्ट उल्टा। तो देखो मैं जानबूझ के यहाँ बना के लिखता हूँ, एक्चुअल और एस्टिमेट। तो हो क्या गया, देखो क्या लिखा क्वेश्चन में, वेयर एज द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। तो इसका मतलब अब मैं एक्चुअल को अज्यूम करूँगा 100 और एस्टिमेट हो जाएगा 110, ये ऐसा होगा। लाइन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड को एकदम फ्रेश रखो, इधर उधर की बातें को मन में मत लाओ। अगर किसी को बोलते हैं ना समझ नहीं आ रहा है, भाई हिंदी में तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं समझ आएगा, बिल्कुल आएगा, बोलो तो इंग्लिश में भी बोल के बताता हूँ, भले इंग्लिश कमज़ोर है तो भी बोल के बताऊँगा, ठीक है। तो आराम से माइंड में जो भी चीज़ें आती है सबको साइड रख दो, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, इसने मेरे को आज वो बोला, कल मैं उसको वो बोलूँगा, सब हटा दो, पूरा फोकस यहाँ पे। तो क्यों नहीं समझ आएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ आएगा, है ना। तो ध्यान से देखो क्या बोलता है, वेयर एज के आगे द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल, मतलब एक्चुअल से ज़्यादा है एस्टिमेट, मतलब एक्चुअल कम है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, एक्चुअल खर्चा कम लगा है, आपने एस्टिमेट ज़्यादा का किया था कि ज़्यादा खर्चा लग सकता है, बट एक्चुअल खर्चा कम लगा है, ठीक है। एस्टिमेट वाला इज मोर देन द एक्चुअल, तो ऐसे ही बनेगा। अब आपको क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, जैसे चलो मैं फाउंड्री का अमाउंट उठाऊँ, फाउंड्री का है 2000, ठीक है, तो इसको मैं कहाँ लिखूँगा, जानबूझ के एक्चुअल के ऊपर लिखूँगा, क्योंकि वो एक्चुअल अमाउंट ही है। और कर लो डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करना चाहो, एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, तो 2000 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा, इंटू 110, क्योंकि ये जो अपॉन 110 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 से, तो ये आ जाएगा 2200 रुपये। समझ आ गए कैसे करना है, ठीक है। ठीक, आगे आए, सब मतलब सभी को ऐसे करना है, ठीक है। 500, तो मशीनिंग का जो लेबर है 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110, तो आया 550, लास्ट 1500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110, तो आया 1650, ठीक है, 1650 आ गया। अब देखो इसका भी वही करना है हाल, पूरा वो प्राइम कॉस्ट बता देते हैं ना, ऐड करके प्राइम कॉस्ट बता देते हैं। तो 52,083 का मटेरियल है, प्लस 2200 प्लस 550 प्लस 1650, तो ये आया 56,483। फिर इसमें मैं फैक्ट्री ओवरहेड को भी प्लस कर देता हूँ, 2500 प्लस 1667 और प्लस 883, तो ये आया 61,533, 61,533, ठीक है। तो एक्चुअल और एस्टिमेट आपको दोनों का बनाना था कॉस्ट शीट, पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे क्या बोला है, शो द वेरियंसेस, शो द वेरियंसेस विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स, ठीक है। एस्टिमेट हमने बना तो दिया, एस्टिमेट का भी कॉलम बना दिया, अब दोनों को कंपेयर करके आपको उसका वेरियंस बताना है। वेरियंस का मतलब होता है डिफरेंस, देखो डिफरेंस तो सब जगह है, हर खर्चे में एक्चुअल और एस्टिमेट में डिफरेंस है, तो उसको हम कहते हैं वेरियंस। वेरियंस वर्ड का मतलब होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े होगे ना, स्टैंडर्ड वेरियंस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस। वेरियंस वर्ड का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कोई भी दो डेटा के बीच में डिफरेंस कितना है। तो दो डेटा यहाँ पे क्या है, एक एक्चुअल एक एस्टिमेट, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, अमाउंट नहीं, माइनस करके नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि वो डिफरेंस आपके लिए अच्छा है या बुरा है।
तो देखो आप खुद समझ जाओगे, सामने देखो। मटेरियल, पहला खर्चा है मटेरियल। तो मैंने मटेरियल का एस्टीमेट किया था। एस्टीमेट पहले होगा कि एक्चुअल पहले होगा? एस्टीमेट पहले होगा ना। मैं अंदाज़ा लगाऊंगा, प्रोडक्शन करने के पहले अंदाज़ा लगाऊंगा कि इतना खर्चा लग सकता है, और एक्चुअल खर्चा कब पता चलेगा? प्रोडक्शन होने के बाद पता चलता है कि अगर एक्चुअल में तो इतना लग गया। ठीक है, तो अगर मैं पहले खर्चे की बात करूँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, आपने एस्टीमेट किया था, अंदाज़ा लगाया था कि 52,083 का खर्चा लगेगा, और एक्चुअल खर्चा कितना लग गया? 62,500। ज़्यादा लग गया, ज़्यादा लग गया। ए फॉर एडवर्स, ए फॉर एडवर्स, आपको शॉर्ट में ही लिखना है। एडवर्स मतलब ये, एडवर्स मतलब क्या होता है? आपके लिए नुकसान। ये नुकसान है आपका कि आपने एस्टिमेट किया था 52,083 और लग गया 62,500, लगभग पूरा 10,000 ज़्यादा, है ना। 9,500 कुछ ज़्यादा लग गया, लगभग 10,000 ही मान के चलो। उतना खर्चा एक्चुअल में ज़्यादा लग गया है, तो ये आपका नुकसान है। नुकसान को हम कहते हैं एडवर्स, और आपको सिर्फ उसका कैपिटल लेटर ए ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना होता, पूरा नहीं लिखना होता। एडवर्स की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखनी होती, खाली ए लिख देंगे, उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। ए फॉर एडवर्स। और पता ही, आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ये पूरा एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, लास्ट मॉड्यूल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर दिखेगा, लास्ट या लास्ट सेकंड चैप्टर है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वहाँ पे पूरा हमको यही करना है, एस्टिमेट और एक्चुअल का डिफरेंस बताना है, और एडवर्स है कि फेवरेबल है, चलो वो भी बताता हूँ। ये देखो, आगे के खर्चे फेवरेबल है आपके लिए। फेवरेबल मतलब आपके लिए अच्छा है। देखो, डायरेक्ट लेबर, अगर मैं तीनों की बात करूँ, फाउंड्री, मशीनिंग, असेंबली, फाउंड्री की बात करते हैं, तो आपने एस्टीमेट किया था कि 2,200 का खर्चा लग सकता है। एस्टीमेट मतलब क्या होता है कि 2,200 का खर्चा लग सकता है। एक्चुअल में कितना लगा? 2,000, कम लगा है। आपने एस्टीमेट मतलब आप 2,200 के लिए रेडी थे। अगर 2,200 का भी खर्चा होता तो आप खुशी खुशी पे करते, क्योंकि आपने एस्टीमेट ही उतना किया था। बट एक्चुअल खर्चा 2,000 लगा है, कम लगा है, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। एफ फॉर फेवरेबल। फेवरेबल, पता है ना फेवरेबल वर्ड मीनिंग क्या है? फेवरेबल मतलब जो आपके लिए अच्छा है। तो देखो, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, क्योंकि इसमें एक्चुअल खर्चा कम लगा है। ठीक है, और ये देखो तो एडवर्स है, एक्चुअल ज़्यादा है। यहाँ देखोगे तो तीनों एक्चुअल ज़्यादा है, तो ये भी एडवर्स, ये भी एडवर्स, ये भी एडवर्स, ये भी एडवर्स, खत्म। यही करना था बस। अगर एक्चुअल खर्चा ज़्यादा लग गया है, आपके लिए नुकसान है, एडवर्स। अगर एक्चुअल खर्चा कम लगा है तो आपके लिए अच्छा है, फ़ायदा है, इसलिए फेवरेबल, एफ। ठीक है, खत्म ये क्वेश्चन, इतना करना था। चलो आगे आए, क्वेश्चन नंबर 6। चलो फटाफट देखते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बाजू में ही। चलो, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 6। तो जैसा मैं बोला, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। यही तो दिक्कत है, होमवर्क दे ही नहीं सकता मैं। होमवर्क देता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ, हटाओ, सब क्लास में कर लेंगे बैठ के। ठीक है, चलो करते हैं अब ये भी। इलस्ट्रेशन 6 देखो, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपनी क्या है? एडवर्टाइज करवाती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंपनी है, वो एडवर्टाइज करने का काम करते हैं। हैज़ रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर विच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन। कोटेशन मतलब पूरे इसमें आपको खर्चे जोड़ने हैं और प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस। कोटेशन मतलब होता है फाइनल आप सेलिंग प्राइस उनको बताओ, कस्टमर को। एक कस्टमर आया है, इंक्वायरी आई है कस्टमर की, तो आपको उसका कोटेशन बना के देना है। कोटेशन मतलब जितने भी खर्चे हैं उसको ऐड करो, अपना प्रॉफिट जोड़ो और सेलिंग प्राइस बता दो कि हम कस्टमर से इतना चार्ज करेंगे, प्रॉफिट जोड़ के। बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या क्या लगेगा उसने बता दिया। पेपर लगेगा 10 रीम्स एट द रेट 1800 पर रीम। ठीक है, तो ये भी एक मटेरियल है ना। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल 5,000 लगेगा। बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल 3,000 लगेगा। तो देखो आपके पास 3 मटेरियल हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे, हो गया मटेरियल कॉस्ट आ गया। फिर आगे बोलता है सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। भाई एडवर्टाइजिंग है तो फोटोग्राफी तो लगेगी ना। बट आगे क्या बोलता है? द एजेंसी, देखो कितनी बुरी बात है, द एजेंसी डज नॉट हैव अ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर का काम है, बट हमारी एजेंसी में फोटोग्राफर है ही नहीं एज एन एम्प्लॉय। तो हम क्या करेंगे? बाहर से लाएंगे। भाई काम तो करना है ना, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं बोल देंगे हमारे पास फोटोग्राफर नहीं है वापस जाओ, मतलब हम काम नहीं कर सकते।
हमने बाहर से बुलाया फोटोग्राफर, इट डिसाइड्स टू हायर वन, मतलब कि एक फोटोग्राफर हमने बुलाया बाहर से, बाय पेइंग 10,000 टू हिम, और मैंने उसको 10,000 पे किया, ठीक है, मतलब कंपनी ने उसको 10,000 पे किया। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाइज दैट सर्विस ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, मतलब देखो लेबर की बात कर रहा है, आर्टिस्ट लगेगा, कॉपी राइटर लगेगा, क्लाइंट सर्विसिंग का बंदा लगेगा। अब इन बंदों को आप कितना पैसा देते हो आपको बता दिया है। आर्टिस्ट को आप 12,000 देते हो पर मंथ, कॉपी राइटर को 10,000 देते हो पर मंथ, और क्लाइंट सर्विसिंग वाले बंदे को, एम्प्लॉय को 9,000 देते हो पर मंथ। तो क्या यही खर्चा मैं जोड़ दूंगा, मतलब 12,000 इसका, 10,000, 9,000 इसका, सब कॉस्ट शीट में जोड़ दूंगा? नहीं भाई, ये तो पूरे महीने का है। 12,000 पूरे महीने का है, 10,000, 9,000, ये पूरे कंप्लीट महीने का है। तो भाई इस पर्टिकुलर इंक्वायरी को, इस पर्टिकुलर जॉब को ख़त्म करने के लिए पूरा महीना थोड़ी लगा है। आर्टिस्ट के 80 घंटे लगे हैं, कॉपी राइटर के 75 घंटे लगे हैं, क्लाइंट सर्विसिंग के मात्र 30 घंटे लगे हैं, पूरा महीना नहीं लगा है। तो मैं पूरे महीने का खर्चा क्यों जोड़ूंगा इसमें? समझ आ रहा है? क्लाइंट सर्विसिंग का ले लो अगर एग्जाम्पल, क्लाइंट सर्विसिंग वाले बंदे को मैं 9,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, वो मेरा कॉस्ट है 9,000, पर वो पूरे महीने का है, मेरे को महीने का थोड़ी देखना है, मेरे को तो सिर्फ इस पर्टिकुलर जॉब का देखना है। और इस पर्टिकुलर जॉब में उसने सिर्फ 30 घंटे काम किए हैं, पूरा महीना काम नहीं किया है, 30 घंटा काम किया, तो मेरे को 30 घंटे का खर्चा इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? 9,000 तो पूरे महीने का है, तो महीने में कितने घंटे होते हैं उस हिसाब से मेरे को देख के 30 घंटे का निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत बोलना महीने में कितने घंटे होते हैं सर, 30 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होता है, तो मल्टीप्लाई करो 30 × 24, 720 घंटा काम होता है सर, पता है हमको। अरे पागल गधा, पूरे 30 दिन काम होता है, संडे, दिवाली, होली, गणेश की छुट्टी नहीं होती है, और 24 घंटा पूरा काम होता है पूरा। कहीं के बताओ, चलो 24 घंटा कहीं के बताओ भाई। 8 घंटे की शिफ्ट होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 8 घंटे की तो शिफ्ट होती है ना ऑन एन एवरेज। 24 घंटा कहाँ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? ये नहीं है क्वेश्चन में बताया है, आगे आगे देखेंगे, है ना। ये मत बोलना कि महीने में 720 घंटे होते हैं, ठीक है होते हैं, तो 720 घंटा पूरा थोड़ी काम होता है, समझ आ गए? 30 दिन होता है महीने में, और एक दिन का 24 घंटा होता है, ये तो बचपन में सिखाया गया था PP1 में, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके 720 घंटा हुआ ना पूरे महीने का। अरे तो 720 घंटा काम थोड़ी होता है, काम तो कम होता है ना, दिन में भी कम होता है, छुट्टी होती है, और घंटे भी कम होते हैं, पूरा पूरा टाइम थोड़ी काम होते रहता है। 720 घंटे भले होते होंगे प्रैक्टिकली महीने में, बट उतना काम नहीं होता है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं ना आगे, इतना क्या है, सबक तो रखो। आगे देखो, द प्राइमरी पैकिंग मटीरियल, अरे मटीरियल यहाँ पे कैसे आ गया मटीरियल, विल रिक्वायर टू ट्यून ऑफ 4,000, तो ये भी बेटा यहीं पे जोड़ के दिखाएंगे। ये जो आपका मटेरियल लगेगा था ना, पेपर, इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग, तो ये जो पैकिंग मटेरियल है तो मटेरियल ना, तो ये भी यहीं पे आएगा, मतलब चार चार मटेरियल होगा। चलो ये तो 18,000 हो गया, क्योंकि बोले ना 10 रिम लगेंगे, 1800 पर रिम, मल्टीप्लाई कर दो 10 × 1800, यानी 18,000 लगेगा। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल 5,000, बाइंडिंग मटेरियल 3,000, तो साथ में पैकिंग मटेरियल 4,000। ये चारों के, ये 4 टाइप के आपके मटेरियल हैं, चारों को ऐड करके एक साथ बताऊंगा कि ये मटेरियल है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, देखो अलग अलग नाम से देगा। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वो 40% है। 40% किसका? डायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। वाइल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर लाइकली टू बी 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। द एजेंसी एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस। द एजेंसी, ये लो मिल गया, जो अभी मैं बोल रहा था 720 घंटे काम नहीं होते महीने में, आगे लिखा है द एजेंसी वर्क्स 25 डेज इन अ मंथ। हमको अगर महीने का वर्किंग आवर्स निकालना है तो महीने में कितने दिन काम होता है पहले वो देखना पड़ेगा। तो बता दिया, द एजेंसी वर्क्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ। एक महीने में 25 दिन काम होता है, 5 दिन छुट्टी, ठीक है। अगर मान लो 30 का महीना है तो 5 दिन छुट्टी, संडे और कुछ रहता है ना भाई। एंड 6 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में 6 घंटा काम होता है, तो इंटू 6 आवर्स, तो मैं किया 25 × 6, मतलब महीने में 150 घंटे ही काम होता है, 150 आवर्स। ये एक महीने का वर्किंग आवर्स है। आप बोलोगे सर 720, अरे अभी तो कितनी बार बोल दिया, 2-3 बार। उतने घंटा नहीं होता काम, 30 दिन पूरा काम नहीं होता, संडे होता है, फिर 24 घंटा पूरा काम नहीं होता है, 6, 8, 10 घंटा काम होता है, तो बता दिया ना।
कि महीने में 25 दिन काम होता है और एक दिन में 6 घंटा काम होता है, तो मल्टीप्लाई किया, मतलब पूरे महीने में 150 घंटे ही काम होता है। बट हमको खर्चा कितने का निकालना है, 80 आवर्स का, 75 आवर्स का और 30 आवर्स का, है ना। हमको 150 का थोड़ी चाहिए, ये 150 आवर्स का है। ये जो 12,000 है ये पूरे महीने का है, मतलब 150 आवर्स का है। 10,000 पूरे महीने का है, मतलब 150 आवर्स का है, हमको 75 का निकालना है। 9,000 पूरे मंथ का है, मतलब 150 आवर्स का है, हमको 30 आवर्स का निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। देखो फटाफट इसकी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट शीट, फॉर्मेट रेडी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो जो जो मटेरियल लगा है सब ऐड करके बताऊंगा, सब पेपर दिखाऊंगा 10 रीम से 1800 पर रीम, तो 18,000 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखते जाता हूँ ऐसे, यहाँ पे 18,000 प्लस जो जो लगा है 5,000 आपका प्रिंटिंग एंड अदर इंक मटेरियल क्या क्या दिया हुआ है, फिर बाइंडिंग मटेरियल है 3,000 का, और फिर एक नीचे एक चीज़ छुपा के दिया था पैकिंग मटेरियल, उसको मत भूल जाना। ये देखो द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कितना है 4,000, उसको भी यहाँ पे ऐड कर देना, भूल मत जाना। ठीक है, बसपन का प्यार है, भूल मत जाना। 18 + 5 + 3 + 4, तो आपका टोटल मटेरियल लगा है 30,000 रुपीज़। ठीक है, फिर आते हैं डायरेक्ट लेबर में। इसमें तो मज़ा आएगा, जो मैंने अभी पूरा आपको बताया कितने घंटे काम होता है, इन्होंने कितना किया है। तो देखो डायरेक्ट लेबर ना अब 4 टाइप के हैं। 4 कैसे, एक तो फोटोग्राफर है, उसको मत भूल जाना, वो भी तो लेबर है ना। पहले तो फोटोग्राफर है, उसको हम 10,000 दे रहे हैं। तो देखो मैं ऐसे इसके अंदर नीचे लिख देता हूँ, फोटोग्राफर 10,000। ठीक है, और बाकी 3 और हैं, एक आर्टिस्ट है, एक आपका कॉपी राइटर है ना, कॉपी राइटर, ओके ये अलग राइट नहीं है। ठीक है, कॉपी राइटर, और एक क्या है आपका लास्ट, क्लाइंट सर्विसिंग। ठीक है, टोटल 4 लेबर हो गए ना। अब देखो सर्विसिंग, ठीक है, अब देखें ध्यान से, आर्टिस्ट को आप कितना पैसा देते हो, 12,000। ये देखो 12,000 देते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 2 मिनट के लिए 12,000। 12,000 आपको कितने समय का देते हो, बोले पर मंथ, पूरे महीने का देते हैं। तो पूरे महीने में काम कितना होता है, अभी बताया था 25 डेज इंटू 6 आवर्स पर डे, मतलब 150 आवर्स काम होता है पूरे महीने में। ये जो खर्चा है ना पूरे महीने का है, और महीने में कितने घंटे काम होता है 150 आवर्स, तो इससे मैंने 150 से डिवाइड किया तो 1 घंटे का आ जाएगा। 12,000 डिवाइडेड बाई 150, ये जो 80 रुपीज़ आया है, मतलब 1 घंटा काम करने का मैं उसको 80 रुपये देगा इंटू 80 आवर्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉब में उसने 80 आवर्स काम किया है, तो मेरे को तो 80 से ही मतलब है ना, तो इंटू 80 आवर्स, तो ये आपका आ जाएगा 6,400। ये लो, बाकी दोनों को भी ऐसे ही करना है। कॉपी राइटर को आप 10,000 देते हो पूरे महीने का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10,000, ये कितने का है पूरे महीने का है, पूरे महीने में 150 घंटे काम होता है, तो डिवाइड कर दो 1 घंटे का आ जाएगा, इंटू ये कितने घंटे काम करता है 75, इस पर्टिकुलर जॉब में इसने 75 आवर्स काम किया है, तो आ जाएगा इसका आंसर 5,000। सिमिलरली क्लाइंट सर्विसिंग, आप उसको 9,000 देते हो पूरे महीने का, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ 9,000 महीने का है, महीने में 150 घंटे काम होता है, डिवाइड कर दो 1 घंटे का आ जाएगा, इंटू 30 आवर्स, इस पर्टिकुलर जॉब में उसने 30 आवर्स का काम किया है। तो ये भी कर देते हैं 9,000 डिवाइड 150 इंटू 30, 1,800, चारों को ऐड कर देता हूँ, तो आया 23,200। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे लिख देता हूँ 23,200, कहीं भी लिखो। अच्छा, फोटोग्राफर में ऐसा क्यों नहीं किए, डाउट आना चाहिए आप लोग को। आर्टिस्ट, कॉपी राइटर, क्लाइंट सर्विसिंग, उसमें तो आपने ऐसा डिवाइड किया कि महीने का इतना है तो इतने घंटे का इतना है। फोटोग्राफर में ऐसा क्यों नहीं किए, लॉजिक पूछा करो भाई, मैं कब से बैठा हूँ, पूछ ही नहीं गए हो। ठीक है, पूछे, चलो सुन लिया आप लोग का सवाल।
अब जवाब सुनो, क्योंकि यहाँ पे बताया था एजेंसी के पास फोटोग्राफर है ही नहीं एज एन एम्प्लॉय। आप उसको क्या महीने का सैलरी देखो, आर्टिस्ट आपका परमानेंट एम्प्लॉय है, कॉपी राइटर और क्लाइंट सर्विसिंग वाले आपके परमानेंट एम्प्लॉय है, आप उनको महीने का फिक्स सैलरी देते हो। तो उसको आपने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फोटोग्राफर आपका एम्प्लॉय है ही नहीं आपके पास, आपने उसको बाहर से बुलाया है। इट डिसाइड्स टू हायर वन बाय पेइंग 10,000 टू हिम, आपने उसको 10,000 दिया है सिर्फ इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो पूरा 10,000 इसमें जुड़ जाएगा। इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि महीने का इतना है तो इस घंटे का, भाई कहाँ है वो सब, हमको जानकारी है ही नहीं। कौन बोला 10,000 पर मंथ देते हो, वो तो आपका एम्प्लॉय है ही नहीं, आपने उसको बाहर से लाया है सिर्फ इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और ये बोल के लाया है कि मैं तेरे को 10,000 दूंगा। 10,000 चुपचाप यहाँ कॉस्ट में जोड़ देना है। देखो इतना डिटेल में आपको दिमाग लगाना होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो, खर्चा तो अच्छे से संभालना पड़ेगा ना। तो खर्चा कैसे संभालोगे, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से समझो तभी जाके संभाल पाओगे, ठीक है। तो लेबर भी आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 30,000 का मटेरियल प्लस 23,200 का लेबर। तो आपका पहला स्टेज आ गया 53,200 का प्राइम कॉस्ट, यहाँ लिख देंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसके आगे मैं जोड़ूंगा प्रोडक्शन ओवरहेड। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड का, कुछ अलग जानकारी दिया हुआ है। देखो लास्ट की 3 लाइन देखोगे तो सब वहीं पे आपको दिया हुआ है। वो तो हो गया प्राइमरी पैकिंग। यहाँ से देखो, ये देखो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। तो 40% ऑफ 53,200, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट। तो इसी में इंटू कर दो 40%, आपका आया 21,280, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है तो इसी को ऐड करके मैं बोल दूंगा कि ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई आपकी प्लस 53,200, ये आपका है सॉरी 74,480, ये आपकी प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। इसके आगे आप जोड़ोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो वो नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड करोगे, नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे आप क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ोगे। तो चलो सीधा वही जोड़ देते हैं, बीच का स्किप कर दिए क्योंकि दिया नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 25% है। ये देखो आर लाइकली टू बी 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो तो फिर से हाँ 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। 25% आप निकालोगे फैक्ट्री कॉस्ट का 74,480 का, ठीक है। तो निकाले अगर 74,480 इंटू 25%, तो ये आपका आया 18,620। चलो इसको भी ऐड कर देते हैं, तो आया 74,480 में ऐड कर दिए तो आपका आया 93,100, ठीक है। तो ये आपका भले तीसरा स्टेज है सॉरी, भले ही ये तीसरा स्टेज है बट हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ा ना, सारे खर्चे जोड़ दिए, तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और फाइनली क्या करोगे, इसमें आप प्रॉफिट जोड़ोगे और सेल आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेल आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट कितना जोड़ना है, क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा है, द एजेंसी एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट कितना है 20%, किसका, कोटेड प्राइस का। कोटेड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस या सेल, ठीक है, अभी वो सेम है। तो अब देखो, अब मन में करो, देखो वही वाला लॉजिक है, 100 वाला ही लॉजिक लगेगा यहाँ पे भी। अब उसको आप माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, एक ही चीज़ छोटी छोटी दिखाएंगे थोड़ी, मन में सोचो। सेल कितना है 100, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% यानी कि 20 रुपये, उसके ऊपर आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 80 रुपीज़। भाई अगर 100 का सेल है 20 का प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट कितना होगा 80 होगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा सकता हूँ, 93,100 की जो कॉस्ट है
वो 80 की कॉस्ट के बराबर है। याद करो ब्रिटिशर डिवाइड एंड रूल, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करना है। एक्चुअल कॉस्ट है 93,100 और अज्यूम की हुई कॉस्ट कितनी आ जाएगी 80 बैक कैलकुलेशन से, और इंटू कर दोगे 100 क्योंकि मेरे को सेल निकालना है, वो मैंने 100 अज्यूम किया है। तो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 ये आपका आ गया 1,16,375। ठीक है, अब आप इसको भले माइनस करो, यहाँ सेल का 20% निकालो, प्रॉफिट वही आएगा। चलो मैं एक बार माइनस करता हूँ, माइनस करूँगा तो प्रॉफिट आया 23,275, और अगर मैं सेल का 20% निकालूँ यानी 1,16,375 इंटू 20% तो भी उतना आया 23,275, मतलब मेरा आंसर सही है। समझ आया? तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, कॉस्ट शीट ख़त्म, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और क्वेश्चन बाकी है। इलस्ट्रेशन 6 हुआ है अभी, ठीक है। 7, 8 और 19 क्वेश्चन और बाकी है, तो वो अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इलस्ट्रेशन 6 तक हमने बना लिया। तो आप लोग भी कॉपी में बनाते चलना, तो ही आपका प्रैक्टिस होगा, तभी एग्ज़ाम में हाथ चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।